हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं निखिल शर्मा आज अपना पहला वीडियो लेकर के अपने यूट्यूब चैनल बिंज स्टडी पर मौजूद हूँ। और अपना जो टॉपिक जो है आज वो मैंने पॉलिटिकल साइंस से लिया है, इंडियन पॉलिटी एंड द कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। मेरे टॉपिक का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट इन ब्रिटिश इंडिया। संवैधानिक विकास, ब्रिटिश काल के दौरान भारत में जो संवैधानिक विकास हुआ है आज हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। और ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे संविधान है उसका जो ऐतिहासिक जो बैकग्राउंड रहा है, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो रहा है, आज हम उसके बारे में भी अपन पढ़ेंगे कि भाई हमारे संविधान का क्या ऐतिहासिक बैकग्राउंड था। आज अपन उसके बारे में भी पढ़ने वाले हैं। तो देखो, मैं आपको एक कहानी, सबसे पहले कहानी की तरह अगर अपन बात करें तो इसकी, तो ये 1600 के अंदर चालू हुआ था जब दो व्यापारी जॉर्ज व्हाइट और जॉन वॉट करके दो व्यापारी थे जो कि ब्रिटेन की महारानी के पास में जाते हैं और उनसे कहते हैं कि भाई हमें अधिकार दो कि हम जो ट्रेड करने के लिए हम इंडिया जा सकें। तब ये एक नई कंपनी बनाते हैं, नई कंपनी बनती है, इसका नाम होता है द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। इसको अपन ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भी जानते हैं। मैं आपको बता दूं, कंपनी का नाम होता है, कंपनी का नाम काफी बार पूरा नाम पूछा गया है, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज। ये एक छोटा सा एक सवाल है, काफी बार ये पूछा भी जा चुका है एग्जामों के अंदर। इसको अपन ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भी अपन इसको जानते हैं। ठीक है, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज, इसको शॉर्ट फॉर्म अपन EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भी जानते हैं। देखो, दो व्यक्तियों ने कंपनी बनाई और जो ब्रिटेन की महारानी होती है, इनको 31 दिसंबर 1600 के अंदर इनको विशेष अधिकार देती है कि भाई भारत के अंदर या भारत के आसपास के जो क्षेत्र से जो भी ट्रेड होगा वो कौन करने वाला है, इंग्लैंड और इंडिया के बीच में जो ट्रेड करने वाला है कौन सी कंपनी है, द गवर्नर कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज और ईस्ट इंडिया कंपनी। ये जो कंपनी है ये क्या करेगी, ट्रेड का जो सारा काम है ये कंपनी ही देखेगी। ठीक है, अब अपन बात करें तो भाई कंपनी जो शुरू में आई थी हमारे देश के अंदर, जब आई तो फिर जागीर ने भी जागीर वागीर दे दी थी, तो कंपनी ने अपना काम चालू किया। शुरुआत के अंदर सिर्फ व्यापारिक काम था, सिर्फ ट्रेड कर रही थी कंपनी, लेकिन धीरे धीरे क्या होने लगा, जो कंपनी ने अपनी ट्रेड की जो लिमिट थी वो काफी ज्यादा बढ़ा दी। फिर ये धीरे धीरे क्या करने लगी, कंपनी अपना जो ट्रेड थी वो एक जगह ट्रेड के साथ साथ जो यहाँ पर जो राजशाही जो हमारे देश के अंदर जो मौजूद थी, जो राजा जो थे हमारे देश के अंदर, इनके आंतरिक मामलों के अंदर दखल देने लग गई कंपनी। और इसी तरह से जो कंपनी का जो था काफी ज्यादा रोल था वो इंडिया के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव रोल भी बढ़ने लगा। ऐसे फिर 1764 के अंदर एक वॉर हुई, एक युद्ध हुआ, बैटल ऑफ बक्सर का युद्ध। उसके अंदर क्या हुआ, जो राजा जो थे लड़ने वाले, बंगाल के नवाब और दिल्ली के जो सुल्तान जो थे, उनकी हार हुई। मुगल एम्परर थे उनकी हार हुई। और उससे क्या हुआ, ब्रिटिशर्स का जो राज था वो एक तरीके से भारत के अंदर शुरू हुआ। 1762 के अंदर क्या होता है, भारत जो ब्रिटिशर्स थे इनको दीवानी के अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। ब्रिटिशर्स को क्या होता है, दीवानी के अधिकार भारत के अंदर प्राप्त हो जाते हैं। और दीवानी के अधिकार मिलते ही इनका पूरा दीवानी के अधिकार का मतलब होता है रेवेन्यू राइट्स। रेवेन्यू राइट का अगर मैं बात करूं तो रेवेन्यू राइट का मतलब है जो टैक्स कलेक्शन का जो काम है, रेवेन्यू कलेक्शन का जो काम है वो किसको मिल जाता है, ब्रिटिशर्स को मिल जाता है। और इसी चीज से क्या होता है, इनके यहाँ से पैसा वैसा आने लग जाता है। तो ये खुद की एक आर्मी, खुद का एक वेल डेवलप्ड सिस्टम इंडिया के अंदर भारतीय लोगों से ही बना हुआ एक सिस्टम अपने यहाँ पर तैयार कर लेते हैं। ऐसे समय आगे चलता है तो धीरे धीरे फिर सिपाही म्यूटनी, जिसको सैनिक विद्रोह या फिर भारत की आजादी का प्रथम युद्ध के नाम से भी काफी बार जिसको जाना जाता है, 1857 की जो क्रांति, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे जैसे जो महान जो वीर थे, इन लोगों ने जो करी थी, उसके बाद में भी जो सिस्टम था वो पहले कंपनी संभाल रही थी, उसके बाद में जो शासन था किसके बाद में चला जाता है,
ब्रिटेन की रानी के पास में वहां के क्राउन रूल के अंदर चला जाता है। फिर ब्रिटेन की गवर्नमेंट क्या करती है, सीधे तौर पर 1858 के बाद में अपना जो कार्यभार है पूरे देश का वो अपने कंट्रोल में ले लेती है। इसके बाद में क्या होता है भारत के अंदर, फिर हम 1915 अगस्त 1947 को हमारे देश को आजादी मिलती है। लेकिन इस बीच में काफी सारी ऐसी घटनाएं होती हैं कि भाई जिससे क्या होता है कि हमें एक जरूरत पड़ती है कि भाई हमारे देश चलाने के लिए, जब हम आजादी के पास में बढ़ रहे थे तो हम ऐसा होता है कि भाई ये जरूरत महसूस होती है हमारे देश के ना एक संविधान होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए जिससे हमारा देश चल सके। तो एक एम एन राव करके एक व्यक्ति थे, एम एन राव, जिनको भारत के अंदर वामपंथी विचारधारा का, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का प्रणेता भी कहा जाता है, पायनियर भी कहा जाता है कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का इंडिया के अंदर। इनकी एक आइडिया, इनका ये मानना था कि भारत के अंदर एक संविधान सभा बननी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बननी चाहिए जिसके तहत क्या करा सके, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा सके इंडिया के अंदर। ठीक है, तो फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जो नींव थी, वहां से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनती है 1946 के अंदर, जो कि अपना जो काम है खत्म करके अपना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना करके देती है हमें। और 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो पूरे देश के अंदर लागू करवा दिया जाता है, 26 जनवरी 1950 को। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो नींव रखी जाती है वो कैसे होती है, पूरे जो भी रहा है, जो पूरे जो 1764 से लेकर के 1857 तक का जो पूरा ये 150-200 सालों का जो टाइम पीरियड रहा है, इसके दौरान इसकी नींव रखी जाती है कि भाई कैसे धीरे धीरे हमें क्या क्या चीजें ब्रिटिशर्स ने हमारा हम पे कैसे कैसे जो हमें जो चीजें बता करके गए थे, वो लोग जिस तरह से शासन करे गए थे उसके अंदर क्या है, हमारे संविधान की जो बेसिक कुछ बारीकियां हैं वो छुपी हुई हैं। हम उनके बारे में पहले पढ़ेंगे, जानेंगे भाई उनसे उन्होंने किस प्रकार हमारे देश के ऊपर राज किया था और कैसे वो चीजें हमारे हमारे संविधान बनाने के लिए उन चीजों के द्वारा हमें मदद मिली। तो सबसे पहले अपन देखो, मैं आपको बताता हूँ 1764 से जब दीवानी अधिकार हमें प्राप्त हुए तो उसके बाद से क्या था, जो हमें जो 1764 से लेकर के 1773 के अंदर पहला कानून बना उसको कंपनी रूल के नाम से जाना जाने लगा। 1773 से 1858 तक का जो टाइम पीरियड था उसे कंपनी रूल कहा जाने लगा, क्योंकि इस दौरान जो शासन था किसका था, कंपनी का था। और इसके बाद में जो शासन जो था क्राउन के पास में चला गया, ब्रिटेन की महारानी के पास में चला गया। 1858 से लेकर के 1947 का जो शासन था वो किसके द्वारा किया गया, सीधे क्राउन के द्वारा, ब्रिटेन की महारानी के द्वारा वो शासन किया गया। ठीक है, कंपनी रूल जो था 1773 से लेकर 1858 तक चला था और इसके दौरान कुछ नियम, कुछ एक्ट्स वगैरह निकाले गए, कुछ कानून जो बनाए गए किसके द्वारा, ब्रिटेन के द्वारा। वो सारे उनके बारे में आज अपन जानेंगे। और जो क्राउन रूल जो था उनके द्वारा जो कानून बनाए गए, उनके द्वारा जो एक्ट्स बनकर के हमारे देश के अंदर आए, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बार जब ब्रिटेन की सरकार ने जब सबसे पहली बार कंपनी का जो कंट्रोल था उसको रेगुलेट, उसको कंपनी का जो शासन जो था हमारे ऊपर उसको कंट्रोल करना चाहा, तो सबसे पहली बार जो एक्ट आया था उसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। 1773 के अंदर ये एक्ट आया था, इसको रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जाना जाता था। ये पहला ऐसा एक्ट था जिससे हमारे देश के अंदर जो कंपनी जो ब्रिटेन की सरकार जो थी उसने कंपनी के ऊपर थोड़ी बहुत बंदिशें लगाई और कंपनी को रेगुलेट करना इन्होंने चालू किया। इस एक्ट के ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा, क्योंकि भाई हमारे देश के अंदर पहली बार एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो हमारे देश में था वो स्थापित हुआ। हमारे देश में पहली बार सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो था हमारे देश के अंदर पहली बार स्थापित हुआ। एक केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था जो थी हमारे देश के अंदर पहली बार लागू हुई थी 1773 के इस एक्ट से। इसके अंदर और भी काम हुए थे, जैसे कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल जो था अब उसको क्या कर दिया गया था, उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया था। कहां का, बंगाल का। क्या बना दिया गया था, उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया था बंगाल का। किसको, मैं ये मिटा देता हूं।
बंगाल का जो गवर्नर था उसको अब क्या बना दिया गया था, गवर्नर जनरल की उपाधि उसको दे दी गई थी। गवर्नर जनरल की उपाधि दे दी गई थी बंगाल के गवर्नर को, जो कि पहले गवर्नर ऐसे बनने वाले कौन थे, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग जो थे वो पहले भारत के गवर्नर जनरल बने थे। ठीक है, अब इसके बाद में क्या करा गया, इसके साथ साथ बंगाल के जो गवर्नर थे उनको गवर्नर जनरल बना दिया गया, और उनका क्या नाम, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और वो कौन थे, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। इसके साथ साथ जो बॉम्बे और मद्रास जो प्रेसिडेंसी थी वो भी किसके अंदर डाल दी गई, इसके अंदर सीधे जो गवर्नर जनरल थे उनके कंट्रोल में डाल दी गई। ठीक है, इसके साथ साथ एक और काम हुआ था, सुप्रीम कोर्ट। भारत के अंदर पहली बार एक सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया 1774 के अंदर, 1774 के अंदर, जिसके अंदर एक चीफ जस्टिस थे और 3 जजेस इसके अंदर और शामिल थे। एक चीफ जस्टिस और बाकी 3 जजेस भी इसके अंदर शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट 1774 के अंदर इस अपने देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट बना था। कहां पर बना था ये, कोलकाता के अंदर। ये भी काफी बार पूछे जाने वाला सवाल है भाई, पहली बार भारत के अंदर सुप्रीम कोर्ट कब बना। सुप्रीम कोर्ट हमारे देश के अंदर पहले 1774 के अंदर बना, जिसके अंदर एक चीफ जस्टिस और 3 जजेस शामिल थे, और कहां पर बना, कोलकाता के अंदर बना। इसके साथ साथ जो प्रशासनिक कार्यों के अंदर ये था कि इसके अंदर क्या परिवर्तन आया था इस एक्ट से, वो ये था कि भाई जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या था, जो कि कंपनी के कामों को संभालने वाला जो एक दल था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, इसको बोला गया था कि भाई ये जितने भी रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री के जितने भी ये काम कर रहा है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, इसकी रिपोर्ट किसको भेजेगा, ब्रिटेन के पार्लियामेंट को इसकी रिपोर्ट भेजनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे कुछ नियम थे जो कि इस एक्ट के अंदर आए थे कि भाई बंगाल का जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया था। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स से पहले व्यक्ति थे जिन्हें गवर्नर जनरल बनाया गया। फिर बाद में बॉम्बे मद्रास जो प्रेसिडेंसी थी वो भी किसके अंदर, बंगाल के अंदर डाल दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट जो था उसका गठन किया गया था 1774 के अंदर, जिसके अंदर एक चीफ जस्टिस और 3 जजेस शामिल थे। जो कोलकाता के अंदर किया गया था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे उनको बोला गया कि भाई आप रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री के जो काम आप कर रहे हैं उसकी रिपोर्ट किसको भेजें, ब्रिटेन के पार्लियामेंट को भेजें। ठीक है, सबको समझ में आ गई होगी बात। इसके बाद में 1781 के अंदर एक राइट आया था 1781 के अंदर, जिसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जानते हैं। 1781 के अंदर एक और अधिनियम आया था जिसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है, जो कि जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के अंदर जितने भी जो कमियां रह गई थी उसको दूर करने के लिए एक्ट बनाया गया था 1781 वाला। इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी अपन जानते हैं। ठीक है, ये सिर्फ इतना से 1781 के अंदर कौन सा एक्ट आया था, उसका नाम क्या था, उसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जानते हैं। ज्यादा कुछ खास चेंजेस नहीं किए गए थे इसके अंदर। फिर थे पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट इसका नाम पिट्स जो रखा गया, ये वहां के उस टाइम के जो ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर थे विलियम पिट्स, उनके नाम पर इसका नाम पड़ा। क्या थे ये, प्राइम मिनिस्टर थे कहाँ के, ब्रिटेन के। इनके नाम पर इसलिए पड़ा क्योंकि भाई इन्होंने पहली बार जो रीडिंग की थी इसकी वहां के पार्लियामेंट के अंदर, जो पढ़ा था इस एक्ट को, वो पढ़ने वाले व्यक्ति कौन थे, विलियम पिट्स से। इसलिए उनके नाम पर क्या रख देगा, पिट्स इंडिया एक्ट रख देगा 1784 का। इसके अंदर भी कुछ परिवर्तन हुए थे। इसके अंदर सबसे पहले इसके अंदर क्या बनाया गया था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तो था ही, जो कि कंपनी के कामों को देख रहा था। इसके साथ साथ बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी बना दिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का भी गठन कर दिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन इसलिए किया गया ताकि जो गवर्नर जनरल है उसको थोड़ी मदद मिल सके। अब जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है वो तो सिर्फ कॉमर्शियल वर्क करेगा, कंपनी के कॉमर्शियल काम करेगा, और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है वो सिविल, मिलिट्री और जो भी पॉलिटिकल मैटर्स है उसके अंदर किसकी हेल्प करने वाला था, जो गवर्नर जनरल था उसकी मदद करने वाला था। तो कंपनी ब्रिटेन के पार्लियामेंट ने क्या किया, इस एक्ट के द्वारा जो काम था उनको बांट दिया कि भाई
अब जो काम है वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अलग काम करेगा और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो अब अलग से काम करेगा। ये परिवर्तन इसके अंदर जो था वो किया गया था। इसके अंदर पहली बार इस तरीके से पहली बार भारत के अंदर ऐसा हुआ था भारत के अंदर कि भाई जो ड्वेल सिस्टम है गवर्नमेंट का वो स्टेब्लिश हुआ था। मतलब कि द्वैत शासन, ड्वेल सिस्टम जो था गवर्नेंस का वो इंडिया के अंदर स्टेब्लिश हुआ था इस एक्ट की वजह से, फिट्स इंडिया एक्ट की वजह से बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था। और इसके साथ साथ इसके अंदर 4 सदस्यीय कमेटी भी बनाई गई थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंदर ही थी, 4 सदस्यीय कमेटी थी जो कि इन सारे कामों में हेल्प करने वाली थी। अब इसके बाद में चार्टर एक्ट ऑफ 1813, 1813 के अंदर जो एक्ट आया था उसका नाम बदल करके चार्टर एक्ट रख दिया गया था। नहीं, 1793 के अंदर पहला जो एक्ट, 1793 से जो एक्ट आने लगे उनका नाम रेगुलेटिंग से बदल कर क्या कर दिया गया था, उनका नाम चार्टर, रेगुलेटिंग की जगह क्या कर दिया था, उनका नाम चार्टर कर दिया गया था। 1793 से जो एक्ट आने लगे थे, लेकिन वो इतने खास परिवर्तन वाले नहीं थे, सेम वो पुराने वाले ही थे। इसलिए जो इंपॉर्टेंट जो थे अपन उनके बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एग्जाम के अंदर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, काफी पूछे जाने वाले हैं, हर तरह के एग्जाम के अंदर आता है। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के अंदर, इसके अंदर भी काफी कोई विशेष परिवर्तन नहीं था, लेकिन इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट परिवर्तन था। कॉमर्शियल जो वर्क था कंपनी का, कॉमर्शियल वर्क जो था वो लिमिट कर दिया था कंपनी का, उसको लिमिट कर दिया था। कंपनी सिर्फ टी और ट्रेड विद चाइना, चाइना के साथ में व्यापार, सिर्फ ये 2 काम कंपनी जो थी अब वो कर सकती थी। एक तो चाय का काम कर सकती थी और चाइना के साथ में कोई जो ट्रेड था वो कंपनी अपने हिसाब से अपने मन से कर सकती थी। बाकी जितना भी जो ट्रेड था पहले, जैसे जो ट्रेड था स्पाइसेस का, मुस्लिम का, ठीक है, और जो रॉ मटेरियल का जो भी ट्रेड था वो सारा क्या कर दिया था, सरकार ने बंद कर दिया था। बंद करने का मतलब है अपने कंट्रोल में, पूर्ण रूप से अपने कंट्रोल में कर लिया था। सिर्फ चाय और जो चाइना के साथ में ट्रेड था सिर्फ वो किसके पास में छोड़ा था, कंपनी के पास में छोड़ा था। इसके बाद में चार्टर एक्ट ऑफ 1833 जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट है, इसके अंदर से पूछे जाने वाले काफी सवाल बनते हैं, काफी सारे सवाल हो जाते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के अंदर। इसके अंदर क्योंकि क्या था, पहली बार जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था इसको कहकर क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कह दिया गया। इसको क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल सी जगह इसको क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कह दिया गया। पहला ऐसे व्यक्ति जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहलाया उनका नाम था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, उनका नाम था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। भारत के पहले गवर्नर जनरल बनने वाले, भारत के, इससे पहले बंगाल गवर्नर जनरल थे, अभी किससे गवर्नर जनरल हो गए थे, भारत के गवर्नर जनरल हो गए थे। और ऐसे पहले व्यक्ति कौन थे, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग थे, जो कि भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। इसके बाद में भी काफी सारे इसके अंदर और भी इसके अंदर काफी सारे जो थे वो, मतलब कि इसके अंदर काफी सारे एक्ट और भी और मतलब इंक्लूड किए गए थे। जैसे कि इसके अंदर क्या गया था, सबसे पहले जो रेगुलेशन था, जो रेगुलेशन इससे पहले वाले जितने भी एक्ट्स जो थे वो रेगुलेशन कहलाते थे। क्या कहलाते थे, रेगुलेशन कहलाते थे आपसे। लेकिन इसके बाद में आने वाले, यहां से 1833 से जो भी नियम आने वाले थे वो एक्ट कहलाने लगे। रेगुलेशन खत्म करके अब किस में कन्वर्ट कर दिया गया था, इसको एक्ट में कन्वर्ट कर दिया गया था। 1813 के अंदर जो चीज थी वो रेगुलेशन थी, वो प्रतिबंध थे, अभी क्या हो गए थे, एक्ट हो गए थे, अधिनियम हो गए थे। ठीक है, ये परिवर्तन इसके अंदर आया था। इसके अंदर और भी परिवर्तन आए थे, जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो काम था, वो जो कॉमर्शियल वर्क था EIC का, वो क्या कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था। बोले किसी भी तरह कॉमर्शियल वर्क EIC अपने मन से नहीं करेगी। ठीक है, इसके बाद एक और चीज इसके अंदर, इस एक्ट के अंदर एक और चीज थी जो कि काफी जो इंपॉर्टेंट है लेकिन वो पास नहीं हो पाई, ओपन सिविल सर्विसेज इन इंडिया, ओपन सिविल सर्विसेज। जो सिविल सर्विसेज है इंडिया के अंदर वो इंडियंस के लिए खोल दी गई थी, लेकिन ये जो नियम है ना ये पास नहीं हो पाया था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या कर दिया था,
इस चीज को क्या कर दिया था, मानने से मना कर दिया था कि भाई इंडियंस के लिए सिविल सर्विसेज ओपन नहीं करनी चाहिए। इसलिए जो ये नियम जो आने वाला था इस एक्ट के अंदर इंक्लूड नहीं हो पाया। तो इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज थी, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था उसको बदल क्या कर दिया गया था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया था इसके अंदर। और जो लॉर्ड पहले गवर्नर जनरल बनने वाले थे वो लॉर्ड वारन हेस्टिंग थे। रेगुलेशन की जगह अब जो एक्ट जो थे चार्टर, रेगुलेशन की जगह अब जो पहले जो नियम आ रहे थे वो एक्ट आ रहे थे, वो पहले रेगुलेशंस थे, अब ये क्या कहलाने लगे, अब एक्ट कहलाने लगे। ठीक है, और जो कॉमर्शियल काम था ईस्ट इंडिया कंपनी का इसी जगह दिया गया, सारा खत्म कर दिया गया। ओपन सिविल सर्विसेज का भी इसके अंदर आया था, लेकिन उसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या कर दिया, मानने से इसको मना कर दिया था। इसके बाद में 1853 चार्टर एक्ट ऑफ 1853, ये भारत के अंदर लागू होने वाला 1853, ये लास्ट चार्टर एक्ट था, लास्ट चार्टर एक्ट था। इसके बाद में कोई सा भी चार्टर एक्ट इंडिया के अंदर लागू नहीं हुआ, नहीं लाया गया। सबसे पहला आया था 1793 के अंदर आया गया था, फर्स्ट चार्टर एक्ट था ये फर्स्ट चार्टर एक्ट था। और जो लास्ट था 1853 के अंदर आया था। ठीक है, चार्टर एक्ट। इसके अंदर क्या क्या चीजें हुई थी, इसके अंदर सबसे पहले तो जो लेजिस्लेटिव पावर्स और एग्जीक्यूटिव पावर्स थी वो अलग कर दी गई थी। लेजिस्लेटिव पावर्स और एग्जीक्यूटिव पावर्स जो थी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की, उनको अलग कर दिया। लेजिस्लेटिव पावर्स और एग्जीक्यूटिव पावर्स को अलग कर दिया। लेजिस्लेटिव बॉडी बना दी गई अलग से, जिसके अंदर से 6 सदस्य इसके अंदर प्लस किए गए। ठीक है, 6 सदस्य डाले गए। सबसे पहले लेजिस्लेटिव बॉडी बनी थी 1833 के अंदर, इसके अंदर 4 सदस्य थे। लेजिस्लेटिव बॉडी बनाकर इसमें 6 सदस्य अलग से डाल दिए गए। जो दूसरे जो हाउस प्रेसिडेंसीज थी, मद्रास प्रेसिडेंसी एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी, इनके जो अधिकार थे वो, इनके जो लेजिस्लेटिव अधिकार थे वो भी कर दिए गए थे, कम कर दिए गए थे इस एक्ट के द्वारा। उनके जो लेजिस्लेटिव पावर्स थी क्या कर दी गई, कम कर दी गई। इसके बाद में इसके अंदर क्या पड़े, इसके अंदर ओपन सिविल सर्विसेज, ओपन सिविल सर्विसेज के अंदर चालू की गई थी। पहली बार भारत के अंदर जो सिविल सर्विसेज थे उनको ओपन किया गया था, किसके लिए, इंडियंस के लिए, कि भाई एग्जाम देकर के आप कोई भी जो हिंदुस्तानी है वो भी सिविल सर्विसेज में ज्वाइन कर सकता है। ये काम हुआ था 1854 के अंदर। और इसके लिए मैकाले करके एक व्यक्ति थे, उनके द्वारा कमेटी बनाई गई थी और उनके रिकमेंडेशन पे काम किया था इस एक्ट के अंदर। इसके अलावा भी इसके अंदर जो थे वो लेजिस्लेटिव कंपनी के जो भी कार्य थे कॉमर्शियल पूरी तरह से खत्म कर दिए गए थे। अलग अलग जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे उनको अलग अलग काम दे दिए गए थे। एक अलग से लेजिस्लेटिव कामों के लिए छह लोगों की और टीम दे दी गई थी गवर्नर जनरल को, ताकि जो काम है वो आसानी से हो सके। तो ये जो कंपनी जो रूल था वो पूरा हो चुका था। 1853 तक आखिरी अधिनियम आया था। 1858 का जो अधिनियम आया था, जो एक्ट आया था, वो आया था क्राउन रूल में। तब कंपनी का शासन खत्म कर दिया गया था और क्राउन रूल में आया था। ठीक है, इसलिए उसको अपन किस में पढ़ते हैं, क्राउन रूल में, उसको अपन क्राउन रूल में पढ़ते हैं। 1858 का जो अधिनियम आया था क्राउन रूल के अंदर आया था। तो कंपनी का जो रूल था 1858 के अंदर, जो सिपाही म्यूटनी और फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस हुआ था, भारत की आजादी का प्रथम युद्ध जो था, उसके बाद में उसको कर दिया गया था, उसको खत्म कर दिया गया था। इसके अलावा भी इसके अंदर जो कुछ 2-4-5 कुछ बातें, जैसे कि 1-2 बात रह गई है, जैसे कि 1784 के अंदर 784 के अंदर जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था, उसके अंदर पहली बार 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था उसके अंदर पहली बार फर्स्ट टाइम ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया, ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया का इस्तेमाल किया गया था। ब्रिटिशर्स का, अंग्रेजों का भारत के ऊपर कब्जा, इसका इस्तेमाल पहली बार किया गया था 1784 अधिनियम के तहत। ठीक है, और भी 1-2 जो कोई, अब नॉर्मली सारी बात अपन ने इसके अंदर जो भी था मेन 4-5 एक्ट का अपन ने ठीक तरह से देख लिया और समझ लिया होगा। अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में, आप किसी को भी कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन हो, कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हो।
ठीक है। और इसके अलावा जो 1853 के बाद में जो एक्ट आया था 1858 का, उसके अंदर सिस्टम सारा चेंज हो गया था। अभी तक तो क्या है, चार्टर एक्ट आ रहे थे, लेकिन 1858 का जो एक्ट आया था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से आया था, भारत की सरकार के नाम से अब जो एक्ट था वो आया था। उसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे, अगले क्लास के अंदर जानेंगे। तो आई होप आप सब लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और कुछ बातें, कुछ कमी भी रह गई होगी तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। किसी कोई सजेशन हो वो आप बता सकते हैं, और किसी को कोई डाउट हो वो भी आप पूछ सकते हैं कि भाई कुछ समझ में नहीं आया हो। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज की क्लास यहीं तक की है। नेक्स्ट क्लास कल सेम टाइम पर वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। इसका जो पार्ट सेकंड है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ब्रिटिश इंडिया का, कल वो वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है गाइस, थैंक यू।